वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं रिसेंटली रिलीज हुई अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसमें फैंटेसी भी है, सस्पेंस भी है। एक ऐसा जंगल जहां अगर कोई चला जाए तो उस जंगल के अंदर कहीं भी गुम हो सकता है, लेकिन जंगल के बाहर कभी नहीं निकल सकता। कहानी की हीरोइन अनजाने में उस जंगल में फंस जाती है, लेकिन वहां पर उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। साथ ही साथ वहां पर ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो बाहरी दुनिया के लिए बिल्कुल अनजान है, और जब आखिर में उन क्रिएचर्स की सच्चाई पता चलती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। तो इस तरह ये बहुत सारी चीजें मस्त इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले के और सस्पेंस के द्वारा दिखाई गई है इस मूवी में, जिसका नाम है द वॉचर्स, जो इसी साल रिलीज हुई है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में जॉन नाम का आदमी जंगल में भटक जाता है। वो जिस दिशा में भटकता है ना, वापस उसी जगह पर आकर रुकता है जहाँ से शुरुआत हुई थी। वो थका हारा डरा हुआ होता है। वहाँ पर एक साइन बोर्ड होता है जिसपे नंबर 108 और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा है। जॉन घबरा जाता है कि ये जंगल है या फिर क्या है। अचानक उसके इर्द गिर्द अजीब आवाजें आती है। अंधेरा भी हो रहा था। वो घबराकर एक पेड़ पर चढ़ रहा होता है कि अचानक किसी चीज को देखकर वो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है। वो जल्दी से बैग से अपना चाकू निकाल लेता है कि कोई मेरे पास मत आओ वरना मैं मार डालूंगा। और तभी उसे एक क्रिएचर वहां से खींच लेकर जाता है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल द वॉचर्स डालकर होती है मूवी आगे। मूवी की हीरोइन मीना को दिखाते हैं जो एक पेट शॉप में काम करती है। शॉप ओनर उसको एक तोता देकर कहती है इसे एक कस्टमर के यहाँ पर डिलीवर करना है। एक्चुअली डिलीवरी वाला लड़का छुट्टी पे है, तो क्या तुम इसको कस्टमर को डिलीवर कर दोगी कल। मीना भी मान जाती है और तोते को लेकर घर आ जाती है। फिर वो तोते से कहती है कि लगता है तू भी मेरी तरह अकेला है। मेरी माँ भी 15 साल पहले चल बसी, पर अब तक मैं उस दुख से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। अपना दुख दुखड़ा तोते के साथ शेयर करके वो कहती है ठीक है मैं नहा कर आती हूँ। इस पर तोता भी जवाब देता है कि ठीक है तुम जल्दी आ जाना। मीना कहती है अरे वाह तुम तो बहुत समझदार तोते लगते हो। फिर मीना मस्त नहा धोकर एक काला विग पहन लेती है और एक पब में जाती है। वहाँ पर वो एक अजनबी से मिलती है और उसके साथ बात भी करती है। अगले दिन की बात है, तोते को लेकर वो उस कस्टमर को डिलीवर करने जाती है जो कि दूसरे टाउन में रहती है। मीना उदास दिखती है और कोई म्यूजिक सुनकर थोड़े मस्त मूड में आने की कोशिश करती है और मस्त ड्राइव कर रही होती है। साथ ही साथ वो तोते से बात तो करती है। फिर वो एक पेट्रोल पंप में रुकती है जहाँ फ्यूल भरना होता है। इसी बीच वो अपनी बहन का भेजा हुआ वॉइस मैसेज सुनती है। उसकी बहन कहती है कि तुम माँ के श्राद्ध में भी नहीं आई, कहाँ हो तुम, मुझे अभी कॉल करो। लेकिन न जाने क्यों मीना उसे कॉल नहीं करती। फिर मीना वहाँ पेट्रोल स्टेशन से निकलती है। रास्ते भर कुछ मिसिंग पोस्टर्स चिपके होते हैं जिनको देखकर पता चलता है कि पिछले सीन में जिस जॉन को वो क्रिएचर पकड़ कर लेकर गया था उसका मिसिंग पोस्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब मीना उसी जंगल की तरफ जा रही है जहाँ पर जॉन और उसके जैसे कई लोग गुम हो गए थे। लेकिन मीना को जैसे उन पोस्टर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो आराम से मस्त होके उस जंगल के रास्ते पर चलने लग जाती है। साथ ही वो गूगल मैप्स ऑन करती है तो जंगल के अंदर से एक शॉर्टकट दिखाता है और मीना भी उसको फॉलो करती है। लेकिन अचानक म्यूजिक ऑफ हो जाता है और गाड़ी भी खुद ही रुक जाती है। मीना की समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मतलब गाड़ी भी रुक गई, म्यूजिक भी बंद हो गया। तो वो तोते को लेकर गाड़ी से उतर आती है और कुछ ही दूर जाकर देखती है कि मदद के लिए कोई मिल जाए। लेकिन जब वो मुड़ती है तो वहाँ पर उसकी गाड़ी नहीं होती है। इंटरेस्ट आ रहा है ना दोस्तों, चलिए बढ़िया। मीना के पसीने छूटने लगते हैं कि गाड़ी कौन लेकर गया भाई, और अब वो वापस कैसे जाएगी। वो हर तरफ ढूंढती है लेकिन गाड़ी कहीं नहीं दिखती। फिर वो एक साइन बोर्ड को देखती है जिस पर एक नंबर होता है और लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब मीना वही गूगल मैप्स को कोसने लगती है कि इस पर भरोसा बेकार ही किया मैंने। फिर वो तोते से बात करने लगती है कि यार आज का दिन ही खराब है। अब बताओ गाड़ी भी चली गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे ओनर के पास कैसे पहुंचाऊं, तुम ही बताओ। अचानक कई पक्षियां इनके पास से उड़कर जाने लगते हैं और तभी वो जगह हिलने लग जाती है दोस्तों। मीना की तो सांस ही रुक जाती है और वो घबराकर तुरंत वहां से भागती है। दूर हमें एक इंसान का रूप दिखता है। मीना मदद के लिए चिल्लाते हुए उस रूप की ओर भागती है। असल में वो एक औरत है जो मीना को देखकर दूसरी तरफ भागती है, पर मीना लगातार उसका पीछा करती है। लेकिन अचानक वो औरत गायब। और तब एक दरवाजा खुलता है और एक बंकर जैसी जगह के अंदर से वही औरत मीना से कहती है जान प्यारी है तो अंदर आ जाओ। मीना तुरंत बंकर के अंदर भागती है। चलिए आपको बता दूं, इस औरत का नाम है मैडेलिन और बंकर के अंदर डैनियल नाम का लड़का और कायरा नाम की एक लड़की भी होती है। मैडेलिन बताती है कि तुम्हारी तरह हम भी इस जंगल में फंसे हुए हैं। हमें इस बंकर के बारे में पता चला, लेकिन यहाँ रहने के कुछ नियम है। जब तक बंकर के अंदर रहोगी सुरक्षित रहोगी, क्योंकि बाहर वॉचर्स नाम के क्रिएचर्स रहते हैं जो रात में अपने गड्ढे से बाहर आते हैं। उस वक्त अगर कोई भी बाहर गया तो वो उसको मार डालते हैं। और रात को भी हमें इस ग्लास के आगे खड़ा रहना पड़ेगा ताकि बाहर से वॉचर्स हमको देख सके। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमको देख नहीं सकेंगे और गुस्से में बंकर पर हमला कर देंगे।
वो सारे नियम बताती है तो बाहर वॉचर्स की आवाज आती है। मीना भी सबकी तरह ग्लास की ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। वॉचर्स उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब ये वॉचर्स है क्या चीज और उनका मकसद क्या है, फिलहाल तो ये नहीं बताया जाता। मैडेलिन कहती है, हम कई दिनों से यहाँ से बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक सफल नहीं हुए। ये सुनकर तो मीना समझ जाती है कि बस वो यहाँ बुरी तरह फंस चुकी है और बाहर का कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे तैसे रात बीतती है और सुबह मीना उस ग्लास के सामने बैठ जाती है और अब उस ग्लास से बाहर का नजारा दिखता है। वो बंकर से फिर बाहर निकलते हैं। मीना तो बस ठान लेती है वो एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकेगी, कहकर वो जंगल में जाने लगती है। ये लोग उसको रोकते भी हैं कि मत जाओ, तुम जितने भी कोशिश कर लो लेकिन जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगी। पर मैडेलिन कहती है, जाने दो उसको, वो खुद समझ जाएगी कि उसकी कोशिश बेकार है। पर दोस्तों, मीना को इनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो जंगल से निकलने की पूरी कोशिश में लग जाती है। अचानक उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और उसका रूप भी दिखता है जो मीना को देख रही होती है। मीना घबराकर दूसरी दिशा में भागने लगती है और आखिर एक जगह पहुंच जाती है। ओह, तो पता चलता है कि यहाँ मीलों तक जंगल ही जंगल है। मतलब अगर मीना बाहर निकलने की कोशिश भी करेगी तो वो जंगल में ही भटक जाएगी और शायद यहीं मर भी जाएगी। मीना पूरी तरह दुविधा में पड़ जाती है कि अब क्या करो। तब मैडेलिन उसको देख लेती है और उसको एक जगह पे लेके जाती है। रास्ते में वो बताती है कि देखो, ये जंगल हमें कई हेलुसिनेशन दिखाता है, जिसको देखकर हम पागल भी हो सकते हैं। पर याद रखना, हमें किसी भी तरह जंगल से बाहर निकलना होगा और उसके लिए सबसे जरूरी है हमें जिंदा रहना होगा। अगर जिंदा रहना है तो बस रात को उस बंकर के अंदर जाना ही पड़ेगा। वो साइन बोर्ड पर नंबर 44 के पास आते हैं जिसपे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा है। मैडेलिन बताती है कि बंकर के चारों ओर इस तरह के साइन बोर्ड्स रखे गए हैं। अगर इन बोर्ड्स को हमने क्रॉस किया तो जान को खतरा है। इतना ही नहीं, कायरा और डैनियल ने मुझे बताया था कि हम जिस बंकर में रह रहे हैं वहाँ कभी एक प्रोफेसर रहा करता था, उसी ने बंकर और ये साइन बोर्ड्स लगाए हैं। ये सारी बातें सुनकर मीना का डर और बढ़ जाता है। आखिर रात हो जाती है और सब बंकर के अंदर आ जाते हैं। मीना तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है कि ये महज एक जंगल है, पर ये लोग तो न जाने कैसी कैसी कहानियां सुना रहे हैं। वॉचर्स, बंकर, साइन बोर्ड्स, जान को खतरा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। तब वो देखती है कि वॉचर्स को खुश करने के लिए डैनियल और कायरा नाच गाना भी करते हैं, जो कि मीना को एकदम बेहुदा लगता है। रात गुजरती है और अगली सुबह कायरा मीना को जंगल के हर्बल प्लांट्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरा पति जॉन था, 6 दिन पहले इस जंगल से निकला था और मुझे लगा कि उसी ने तुमको यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर दोस्तों पता चलता है कि शुरुआत में जॉन नाम का जो आदमी जंगल में भटक गया और कुछ क्रिएचर्स उसको खींच कर लेकर गए, वो कायरा का ही पति था। फिर वो मीना को एक बड़े और गहरे गड्ढे के पास लेकर जाती है और बताती है कि वॉचर्स इसी गड्ढे के अंदर रहते हैं। असल में सूरज की रोशनी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो दिन में इस गड्ढे में रहते हैं और सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। अब काफी सोचने के बाद मीना पूछती है, तुम्हें यहाँ पर आए कितने दिन हुए बताओ। कायरा कहती है, लगभग 5 महीने हो गए हैं। और मीना तो एकदम बौखला जाती है कि 5 महीने, तुम यहीं पर हो 5 महीने से। शाम को वो बंकर के बाहर आकर खाना पकाते हैं और रात होते ही बंकर के अंदर आ जाते हैं। मीना को ग्लास के बाहर किसी के रेंगने की आवाज आती है। वो बस देखना चाहती है कि आखिर सच में वॉचर्स नाम का कुछ है या नहीं, और अगर वो है तो कैसा दिखता है। पर वो कुछ देख नहीं पाती और ग्लास पर कान रखकर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लास पर पीटने की आवाज को सुनकर वो घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है। और मैडेलिन उसे उठाकर ग्लास के सामने खड़ा करती है, तब जाकर पीटने की आवाज कम होती है। अगले दिन की बात है, मीना डैनियल के साथ जाती है। डैनियल का काम है शिकार करना और सभी के लिए खाना लेकर आना। इसी बीच मीना को कई विजन्स दिखते हैं, जैसे कि कोई लड़की खड़ी है और मीना की ओर आ रही है, लेकिन वो डैनियल को कुछ नहीं बताती। उसे लगता है शायद ये मेरा वहम है। वो पूछती है, तुम कितने दिन से यहाँ पर हो। डैनियल कहता है कि मैं तो 8 महीने पहले इस जंगल में आया था। अच्छा, तो क्या तुमने वॉचर्स को देखा है कभी। वो भी कह देता है दोस्तों की नहीं, वॉचर्स को तो सिर्फ मैडेलिन ने देखा है, उसी ने हमें वॉचर्स के बारे में बताया था। बस यहाँ मीना को मैडेलिन पर शक होता है कि कहीं ये सब कुछ उसे की कोई चाल तो नहीं है। वो डैनियल को उस गड्ढे के पास लेकर आती है जहाँ वॉचर्स रहते हैं और कहती है कि मैं यार बस देखना चाहती हूँ कि आखिर वॉचर्स दिखते कैसे हैं, तुम प्लीज मुझे एक रस्सी से अंदर उतारो। एंड वो भी मान जाता है और मीना को गड्ढे के अंदर उतारने लगता है। अंदर बिल्कुल घोर अंधेरा होता है, सिर्फ बीच में सूरज की रोशनी पड़ती है। यही नहीं, वहाँ पर कई पुरानी चीजें भी होती है। मीना अपना लाइटर जलाकर उन चीजों को देखने लगती है कि क्या चीज क्या है। वहाँ पर एक पुराना कैमरा, एक टेडी बियर और एक न्यूज़पेपर होता है जिस पर 1992 की डेट है। मीना के अंदर डर भी होता है, तो वो डर डर कर देख रही होती है कि अचानक उसे लगता है कि कोई गड्ढे के अंदर उसकी ओर आ रहा है। वो डैनियल को आवाज देती है कि रस्सी नीचे फेंको जल्दी। एंड इसी बीच गड्ढे में एक हाथ मीना की ओर बढ़ता है, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो हाथ आगे नहीं बढ़ पाता। इससे पहले कि वो मीना को पकड़े, डैनियल रस्सी फेंक देता है और मीना ऊपर आ जाती है। साथ ही साथ मीना गड्ढे से कुछ चीजें लेकर आई थी, जिसे वो सब देखने लगते हैं कि शायद इनमें से कुछ उनके काम आ जाए। अब मैडेलिन पूछती है,
क्या तुमने गड्ढे में कुछ देखा, कोई क्रिएचर वगैरह? मीना दोस्तों झूठ बोलती है कि नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। हालांकि मीना बखूबी जान चुकी थी कि गड्ढे के अंदर कुछ तो है जो उसे पकड़ने आया था। डैनियल उस पुराने कैमरे को ठीक करके बंकर के बाहर सेट कर देता है और उसे अंदर रखे एक मॉनिटर से कनेक्ट कर देता है ताकि वो वॉचर्स को देख सके। चलिए अब रात हो जाती है तो वो देखते हैं कि कोई बंकर के पास आ रहा है और उसके पैर इंसान के पैर जैसे होते हैं। कहीं ये इनकी तरह कोई इंसान तो नहीं जो जंगल में फंस गया है। लेकिन मैडेलिन रात को दरवाजा खोलने से बिल्कुल ही मना कर देती है। तभी बाहर से कायरा का पति जॉन की आवाज आती है कि प्लीज दरवाजा खोलो। कायरा तुरंत दरवाजा खोलने जाती है लेकिन मैडेलिन कहती है ये असल में वॉचर भी हो सकता है, ध्यान रहे। तो अब कायरा को पता लगाना है कि ये सच में जॉन है या फिर वॉचर जो जॉन की आवाज में बोल रहा है। कायरा पूछती है कि अगर तुम मेरे पति हो तो ये बताओ कि रिसेंटली तुमने मुझे कौन सा बुक गिफ्ट किया था। जॉन कहता है मुझे याद नहीं है लेकिन मेरी जान खतरे में, अभी दरवाजा खोलो। लेकिन कायरा दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो बुक खुद जॉन को बहुत पसंद थी, मतलब बाहर जरूर वॉचर्स हैं, ये सोचकर वो दरवाजा नहीं खोलते। तभी बाहर खड़ा आदमी नीचे झुककर कैमरे को देखता है। ओह, तो पता चलता है कि ये तो सच में जॉन ही है। लेकिन अचानक वॉचर्स उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं और बाहर रखा इनका कैमरा भी वॉचर्स तोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह मैडेलिन उन सारी चीजों को वापस उसे गड्ढे में डाल देती है जहाँ से मीना उसको लेकर आई थी। एंड वो मीना को ये भी कहती है कि आइंदा मुझसे बिना पूछे उस गड्ढे में कभी मत जाना और याद रहे चले भी गई तो वहाँ से चीजें लेकर मत आना, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन यहाँ पर मीना को बचपन की वो दुर्घटना याद आती है जब मीना बहुत नटखट थी। एक दिन की बात है तो उसकी माँ उसे और उसकी बहन को कार में कहीं पर लेकर जा रही थी। तो मीना लगातार विंडो ग्लास को ऊपर नीचे करके खेलने लगी। उसकी माँ के लाख समझाने के बाद भी वो खेलती रही। उसकी माँ ने मुड़कर उसको डांट लगाई और तब सामने से कार इनके कार से क्रैश कर गई। मीना की माँ यहाँ ऑन द स्पॉट मारी गई। बस बचे तो मीना और उसकी बहन। और अब यहाँ प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मीना को यहाँ पर आए कई दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो रोज बंकर के आसपास की जगहों पे जाकर उन सारे साइन बोर्ड्स और अजीब सिंबल्स को ध्यान से देख लेती है। फिर हर्बल प्लांट्स को पहचान कर इन सब की स्केच एक नोटबुक में उतार लेती है। अब एक दिन जंगल में वो मैडेलिन और डैनियल को लड़ते हुए देखती है। फिर मीना वापस बंकर में आती है। वहाँ कायरा बहुत उदास बैठी होती है। मीना के किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं देती। मीना ने अब तक जंगल में जो देखा था वो उन चीजों को फर्श पर बनाने लग जाती है। लेकिन जब वो कायरा की ओर देखती है तो वहाँ पर कायरा नहीं होती। वो घबराकर उसको ढूंढते हुए जंगल में जाती है तो कायरा तो वॉचर्स के गड्ढे के पास खड़ी होती है और कहती है कि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं गड्ढे में कूदने जा रही हूँ। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ ये वॉचर्स मेरे पति को लेकर गए हैं। पर अचानक दूर कोई आवाज को सुनकर दोनों उस तरफ भागती हैं। वहाँ डैनियल ने मैडेलिन के हाथ पर बांध कर रखे थे। लगता है डैनियल को कोई इल्यूजन आया था। तभी वॉचर्स की आवाज आती है और कायरा और डैनियल बंकर की ओर भागते हैं। लेकिन मीना कैसे भी करके मैडेलिन के हाथ पैर खोल देती है। फिर ये दोनों बंकर की ओर भागते हैं लेकिन कायरा और डैनियल दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि उन्हें शक है कि ये लोग वॉचर्स भी हो सकते हैं। वॉचर्स भी पीछे से बहुत पास आ चुके थे और तब मैडेलिन मीना को लेकर लकड़ी के ढेर के पीछे छिप जाती है और यहाँ पहली बार वॉचर नाम के उस क्रिएचर को दिखाते हैं। असल में वो कीड़े की तरह रेंग कर आता है और फिर बंकर के सामने उठ खड़ा होता है। हाँ, रूप तो इंसान जैसा होता है लेकिन उसकी परछाई से साफ पता चलता है कि वो इंसान नहीं है। वो बंकर के अंदर देखता है लेकिन अंदर सिर्फ दो लोगों को देखकर वो बिल्कुल बौखला जाता है। उसी चिल्लाहट को सुनकर दूसरे वॉचर्स भी आ जाते हैं। अब वो आवाज निकालकर एक दूसरे को इशारा करते हैं कि दो लोग गायब हैं, जल्दी से जंगल को छान मारो। सभी जंगल के अंदर भाग जाते हैं। इसी बीच मीना और मैडेलिन दरवाजे पे आ जाते हैं। मीना कहती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, बचपन में मैंने एक गलती की थी जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को खो गई। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मेरी तरह तुम भी उम्र भर पछताओगी कि उस दिन मैंने दरवाजा क्यों नहीं खोला, प्लीज खोलो दरवाजा। ये सुनकर डैनियल तुरंत दरवाजा खोल देता है। अंदर आते ही चारों ग्लास के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि सबको देखकर वॉचर शांत हो जाए। तब मैडेलिन अपनी कहानी बताती है कि मैं एक हिस्ट्री प्रोफेसर हूँ। मैंने इस जंगल के बारे में बहुत पढ़ा कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन मैं सच जानने के लिए यहाँ पर आई थी और बदकिस्मती से यहाँ फंस गई। वॉचर्स के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सच पूछो तो एक दिन मैंने एक वॉचर को देखा भी था, वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। तब मेरी समझ में आया कि वॉचर्स किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं और हमारी आवाजों को भी निकाल सकते हैं। कई लोगों ने वॉचर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कुछ लोग तो उन्हें फेरीज कहते हैं तो कुछ लोग मैजिकल क्रिएचर्स कहते हैं। एंड मेरी रिसर्च में पता चला कि पुरातन काल में वॉचर्स ह्यूमन के साथ ही घुल मिलकर रहते थे। अब दोस्तों मैडेलिन ये सब कुछ कह रही होती है कि अचानक बाहर से कई आवाजें आती है। एक वॉचर मीना की आवाज में बोलता है तो दूसरा मैडेलिन की आवाज में, तीसरा डैनियल की तरह बोलता है और चौथा कायरा की आवाज निकालता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली क्रिएचर नहीं है बल्कि वो इंसानों की नकल भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो गुस्से में है क्योंकि पहले मैडेलिन और मीना बंकर में नहीं थे। वो दरवाजा पीटने लग जाते हैं और अंदर आ भी गए तो सबकी जान ले लेंगे।
तो खुद के बचाव में ये लोग टेबल हटाकर दरवाजे के पास लगा देते हैं, लेकिन जिस जगह पर टेबल था वहाँ फर्श पर एक दरवाजा होता है और लगता है इसके नीचे कोई सीक्रेट बंकर है। वो तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और जैसे ही वो दरवाजा बंद करते हैं ठीक उसी वक्त बाहर से वॉचर्स ग्लास को तोड़कर बंकर में घुस जाते हैं। इस अंडरग्राउंड बंकर में इनकी जरूरत की सारी चीजें होती हैं, जैसे कि फूड आइटम्स, पानी, दूसरे इक्विपमेंट्स वगैरह। एंड वो समझ जाते हैं कि ये जगह भी उसी प्रोफेसर ने बनाई है जिसने ऊपर का बंकर बनाया और जंगल भर में वार्निंग साइन बोर्ड्स लगाए थे। वहाँ पर प्रोफेसर का कंप्यूटर होता है जिससे वो ऑन करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इंटरनेट तो यहाँ पर होगा नहीं, पर कंप्यूटर में कुछ वीडियोस होती हैं जो खुद प्रोफेसर ने उस वक्त रिकॉर्ड किए थे जब वो बंकर में था। मतलब वो बताता है ये वीडियो मैं 2009 में बना रहा हूँ, ये बंकर्स मैंने बनाए और यहाँ इंसान का रहने की सारी सुविधाएं हैं। मैं यहाँ वॉचर्स को स्टडी करने आया हूँ। बाहर जो ग्लास है मैं उसके आगे खड़ा हो जाता हूँ और वॉचर्स मुझे देखते हैं और शायद वो भी मुझे स्टडी करते हैं, शायद वो मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे के वीडियोस में प्रोफेसर बताता है कि वॉचर्स को और गहराई से समझने के लिए मैंने ऐसे लोगों को इस बंकर में इनवाइट किया था जो अकेले हैं, किसी से ज्यादा घुल मिल कर नहीं रहते। ऐसे लोगों को डिनर के नाम पर मैं यहाँ बुलाकर उन्हें बंकर में ला खड़ा करता हूँ और मैं अंदर से अपने स्क्रीन पर देखता था कि बाहर वॉचर्स उनके साथ किस तरह बिहेव करते हैं। यहाँ रिवील होता है कि मीना ने रास्ते में जो मिसिंग पोस्टर्स देखे थे उन सारे लोगों को इस प्रोफेसर ने यहाँ पर बुलाया और न जाने उनके साथ वॉचर्स ने क्या किया। एक वीडियो में मीना देखती है कि पीछे एक पिंजरा है जिसमें प्रोफेसर एक वॉचर को पकड़ने में सफल हो गया था। यहाँ तक कि प्रोफेसर तो उन वॉचर से बात भी कर रहा था, लेकिन आखिरी वीडियो में प्रोफेसर कहता है आज तक मैं रिसर्च के नाम पर जो कर रहा था वो सरासर गलत था। मेरी वजह से कई लोगों की जान गई, मुझे अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और मैं अपनी जान लेने जा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई इन वीडियोस को देख रहा है तो उससे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने से पहले मैं अपने ऑफिस में कई रिसर्च नोट्स छोड़ आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि कोई उन नोट्स को देखे और इस जंगल में आकर फंसे, इसलिए इस वीडियो को अगर कोई देख रहा है तो प्लीज मेरे ऑफिस जाकर उन नोट्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता भी बता सकता हूँ। तुम्हें साइन बोर्ड नंबर 134 के पास पहुंचना है और वहाँ से पक्षी जिस दिशा में उड़कर जाएं उसी दिशा में तुम्हें जाना होगा। उस दिशा में एक झील होगी जहाँ मैंने एक बोर्ड को बांध के रखा हुआ है, उसमें चढ़कर तुम आराम से बच सकते हो। फिर प्रोफेसर वीडियो में बंकर के कोने में जाकर खुद को शूट करके मार डालता है, लेकिन प्रोफेसर ने इस जगह का पता कैसे लगाया ये बात हमें आगे पता चलेगी। फिलहाल ये लोग इन वीडियोस को देखकर शॉक में होते हैं। खैर अगली सुबह की बात है, ये लोग अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन की रोशनी में तो वॉचर्स आते नहीं गड्ढे से बाहर। ये लोग भी जल्दी से साइन बोर्ड 134 के पास भाग कर जाते हैं। यहाँ से पक्षियों की उड़ने की दिशा में इनको जाना होगा। तब मीना पिंजरा खोलकर उस तोते को उड़ने देती है और ये लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। वहाँ इन्हें जमीन पर चक्र आकार में एक अजीब सा पत्थर दिखता है। मैडलिन जो एक हिस्ट्री प्रोफेसर है वो कहती है कि पुरातन काल में इंसान और प्रकृति के बीच का कनेक्शन थे ये वॉचर्स, जिन्हें फेरीज कहा जाता था। इंसान और फेरीज खुल मिलकर रहते थे, लेकिन फेरीज की जादुई शक्तियों को देखकर इंसान डरने लगे क्योंकि फेरीज इंसानों का रूप भी ले सकते थे। यही नहीं, फेरीज उड़ भी सकते थे। इंसान के इस डर ने जन्म दिया एक युद्ध को जो इंसानों और फेरीज के बीच हुआ। क्योंकि इंसानों की संख्या फेरीज से ज्यादा थी तो युद्ध में जीत भी इंसानों की हुई। तब इंसानों ने फेरीज को एक जगह कैद करके रखा और यही वो जगह है जहाँ पर फेरीज को बंद करके इस पत्थर को सील कर दिया गया था। सदियां बीत गई और फिर इस जंगल को भुला दिया गया था, लेकिन आज भी इसके नीचे फेरीज रहते हैं। लेकिन फेरीज खुद भी भूल गए थे कि वो किसी जमाने में उड़ान भरा करते थे। इन सारी बातों का पता लगाकर ही प्रोफेसर इस जंगल में आया और इन फेरीज को आजाद किया और उन्हें स्टडी करने लगे। फेरीज को ये दुनिया अब बहुत ही नई और अजीब लगी। वो अपनी पहचान को भूल चुके थे और भूल चुके थे कि वो कौन है। वो इंसान को समझकर उनके साथ रहना चाहते हैं और इसीलिए वो उस क्लास के जरिए यहाँ पर आने वाले इंसानों को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। जब मैडलिन ये सारी बातें बता रही होती है तो अंधेरा होने लगता है और वॉचर्स की आवाज भी आती है। ये लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं और उस झील के पास भी पहुंच जाते हैं जहां प्रोफेसर ने बोट बांध कर रखी हुई है। सभी बोट की ओर भागते हैं, लेकिन तब डैनियल एक बेवकूफी कर बैठता है। उसे कायरा के पति जॉन की आवाज आती है तो वो उसे बचाने के लिए भागता है। वो जॉन को ढूंढकर ला भी देता है। यहाँ बोट पर बैठी तीनों औरतें चिल्लाती हैं कि उसे छोड़ दो, वो जॉन नहीं वॉचर होगा, लेकिन वो नहीं मानता। पर असल में डैनियल जिसको लेकर आया वो जॉन के रूप में एक वॉचर ही था और वो डैनियल को मार डालता है। तब इंसानों के रूप में कई वॉचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। एक वॉचर तो डैनियल का रूप भी ले चुका था। उनसे बचकर ये तीनों बोट पर उस जंगल से बचकर आ जाती हैं। वहाँ एक ब्रिज पर कुछ गाड़ियां जा रही होती है जिनको देखकर इनको चैन आता है कि चलो अब तो हम सच में बच गए। फिर वो सड़क पर आकर एक बस में चढ़ जाती हैं और शहर आ जाती हैं।
कट करके मीना को दिखाते हैं जो अपने घर पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर वो घर आ गई है। नहा धोकर वो सीधे उस प्रोफेसर के ऑफिस जाती है। वो खुद को प्रोफेसर की असिस्टेंट बताकर उनके ऑफिस रूम में चली जाती है। वहाँ मीना को एक पुराने जमाने का स्क्रॉल मिलता है जिसकी पेंटिंग से पता चलता है कि उस जमाने में इंसान और फेरीज साथ रहते थे। कुछ लोग फेरीज को अपना दोस्त मानते थे तो कुछ उन्हें भगवान कहते थे। कुछ लोग तो फेरीज से शादी भी करते थे और उनके बच्चे भी होते थे। उसमें लिखा होता है कि फेरिस के पास बहुत सारी शक्तियां थी। वो इंसानों को गहराई से मापकर उनका रूप भी ले सकते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इंसानों की तादाद बढ़ती गई और वो खुद को शक्तिशाली समझने लगे। इसी वजह से दोनों के बीच युद्ध हुआ और इंसान युद्ध जीत गए। फिर उन्होंने फेरिस को पाताल जैसी जगह में डाल दिया और उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन फेरीज में से कई हाफ लिंक्स थे, यानी वो फेरीज जो इंसान और फेरीज की शादी से पैदा हुए थे। ये सारी बातें प्रोफेसर ने बहुत ही डिटेल में स्टडी करके साफ साफ लिखी होती है। उसने ये भी लिखा होता है कि फेरीज को प्रैक्टिकली जानने के लिए मैं उस जंगल में जाकर रहने वाला हूँ। अगर मेरी स्टडी सफल रही तो ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इन फेरीज के रहते हम उन मरे हुए इंसानों का जीता जागता रूप इस दुनिया में ला पाएंगे। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मीना कुछ फोटोज देखती है। उनमें एक फोटो को देखकर मीना एकदम चौंक जाती है। वो तुरंत कायरा को कॉल करती है और उससे मिलती है। वो कायरा को सारी बातें बता देती है और उसे वो फोटो भी दिखाती है जिसमें प्रोफेसर के साथ मैडलिन होती है और ये उनकी शादी की फोटो है। कायरा शॉक हो जाती है कि मैडलिन अगर प्रोफेसर की वाइफ है तो उसने हमें बताया क्यों नहीं। मीना उसे एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा है कि प्रोफेसर की वाइफ कई साल पहले मर चुकी थी। कायरा को शॉक पे शॉक लगता है और पूछती है कि अगर प्रोफेसर की वाइफ मर गई थी तो हमारे साथ जो बंकर में थी वो कौन थी जो बिल्कुल इसी तरह की दिखती थी। एंड तब मीना बताती है कि जो हमारे साथ थी वो एक फेरी है, यानी एक वॉचर। असल में प्रोफेसर जंगल में फेरीज को स्टडी करने गया और उसने किसी तरह एक फेरी को पकड़ लिया था। फिर उसने फेरी के साथ दोस्ती की और उससे घुल मिल गया। प्रोफेसर अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता था और इसीलिए उसने उस फेरी को अपनी वाइफ का रूप लेने के लिए कहा, लेकिन काफी बाद में प्रोफेसर ने रियलाइज किया कि वो जो कर रहा था वो बहुत ही गलत था। इसीलिए उसने पछतावे के मारे खुदकुशी कर ली, लेकिन फेरी जिंदा थी मैडलिन के रूप में। अब कायरा पूछती है कि अगर वो फेरी है तो फिर हमारे साथ वो धूप में कैसे आ पाई? फेरीज तो धूप में नहीं आ पाते ना। तब मीना बताती है कि ये भी हो सकता है कि वो एक हाफ लिंग है जो इंसान और फेरी की शादी से पैदा हुई थी, इसीलिए उसमें इंसान और फेरीज दोनों के गुण होंगे। फिर मीना हाथ धोने जाती है तो सिंक में कई कॉकरोचेस होते हैं। मीना को बड़ा अजीब लगता है और तब वो खिड़की से देखती है कि एक कार वहाँ पर आकर खड़ी होती है और उसमें से कायरा निकलती है। यानी जो अब तक मीना के साथ बात कर रही थी वही फेरी थी जिसने अब मैडलिन का रूप छोड़कर कायरा का रूप ले लिया था। वो असली कायरा पर हमला करने लगती है, यहाँ तक कि वो मरे हुए जॉन का भी रूप ले लेती है। मीना जैसे उसको रोकने आती है तो वो मीना का ही रूप ले लेती है और उस पर हमला करती है। वो कहती है कि मैं कई सालों से उस पाताल में कैद थी, तब प्रोफेसर वहाँ पर आया और उसने मुझे बाहर निकाला। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी पत्नी का रूप ले लूं तो वो मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा, लेकिन उसने आखिर तक मुझे वो रास्ता नहीं बताया और मुझे गन से शूट करने आया, पर मैंने उसकी गन छीनकर उसे शूट कर दिया। उसी दौरान डैनियल और कायरा वहाँ पर आए और आखिर में तुम भी आ गई। मुझे यकीन हो गया कि तुम सबकी मदद से मैं उस जंगल से कैसे भी करके निकल जाऊंगी, और देखो आखिर में मैं वहाँ से निकलने में सफल भी हो गई और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा रूप ले लूंगी और तुम्हारी जिंदगी जीऊंगी। अब इस पर मीना झट से कहती है कि तुम्हें सूरज की रोशनी से कुछ नहीं होता, जबकि दूसरे फेरीज रोशनी के आने से कतराते हैं। क्या तुम्हें उसकी वजह पता है? फेरी पूछती है, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे जरूर बताओगी। तब मीना बताती है कि तुम पूरी फेरी नहीं हो, बल्कि इंसान और फेरी के मिलने से पैदा हुई एक हाफ लिंग हो, यानी आधा इंसान आधा फेरी। तुम्हारे अंदर इंसान के कई गुण हैं, जैसे प्यार, गुस्सा और जेलसी। तुम चाहे जितना भी बुरा करने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारे अंदर की इंसानियत और फेरी के अच्छे गुण तुम्हें वो सब कुछ करने नहीं देंगे। तुम मुझे मार नहीं सकती क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। ये सुनकर उस फेरी को अपनी असली गुण का एहसास होता है और जैसे ही वो अपने असली गुण को जान लेती है, एक फेरी की तरह उसके पंख निकलने लगते हैं। कई साल पाताल में बंद रहने की वजह से फेरीज अपने असली गुण को भूल चुके थे, लेकिन जब इस हाफ लिंग को अपनी असलियत का एहसास होता है तो वो सच में एक फेरी बन जाती है। मीना उसे बताती है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी तरह और भी कई फेरीज हैं जिन्हें ढूंढकर तुम उन्हें एहसास दिलाओ कि उनका असली गुण क्या है। ये सुनकर वो उड़ने की कोशिश करती है और आखिर उड़ने में कामयाब भी हो जाती है। तब वो मीना से कहती है, तुम सच कहती हो,
मैं अपने साथियों को ढूंढने जा रही हूँ और अपने जैसे हाफलिंग्स को उनकी असलियत की याद दिलाने जा रही हूँ, कहकर वो उड़ जाती है। कट करके मीना को दिखाते हैं जो अब अपनी बहन से मिलने आई है। वो समझ चुकी है कि सच्चाई से वो भागती रहेगी तो शायद अपनी बहन को भी मिस कर देगी, इसलिए वो अपनी बहन से मिलती है और उससे बातें करती है। तभी घर के बाहर एक छोटी लड़की खड़ी मीना को देख रही होती है। लगता है ये वही फेरी है जिसने मीना की मदद से खुद को पहचाना था। शायद वो मीना को खुश देखने यहाँ आई है। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थी ना दोस्तों थोड़ा डिफरेंट मूवी। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।